जी स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट वर्किंग मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यहाँ देखिएगा जो हमने कैलकुलेट किया था, देखिए कैरिंग वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन 20 मिलियन आई और फेयर वैल्यू 40 मिलियन है। अब इसका मतलब 20 की इंक्रीज हो रही है और मेरे पास ऑलरेडी 12 मिलियन का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो चुका है। रूल के मुताबिक पहले मुझे अमाउंट को रीइंस्टेट करना है। अब कितनी अमाउंट रीइंस्टेट हो सकती है उसके लिए याद रखिएगा कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू और कैरिंग वैल्यू जो इस वक्त आ रही है, इसका जो डिफरेंस है बस उतनी मैक्सिमम अमाउंट है जो रीइंस्टेट कर सकते हैं। मसलन अब हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है कि एसेट मैंने जब खरीदा उस वक्त से लेकर अगर मैं 14 की डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करते जाता तो मेरी कैरिंग अमाउंट 28 होती, लेकिन इस वक्त कैरिंग अमाउंट आ रही है मेरे पास ये 20 मिलियन, 8 मिलियन का सारा है, तो इसका मतलब 8 मिलियन की अमाउंट कैन बी रीइंस्टेटेड। इतनी अमाउंट में रीइंस्टेट कर सकता हूं। रीइंस्टेट का मतलब है कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में मैं लेकर जाऊंगा। ये 8 मिलियन की अमाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में ले गया और बाकी चूंकि 20 मिलियन का इंक्रीज है तो फर्दर 12 मिलियन का इंक्रीज जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये जो बाकी मैंने ये वाली वर्किंग बनाई ये जस्ट एक प्रूफ के तौर पे बनाई है। ये प्रूफ है कि आप इसको एग्जाम में चेक कर सकते हो कि ये मैंने सही अमाउंट ली है 8 या नहीं। इसके लिए सिंपल रूल याद रखिएगा कि जो आपकी हिस्टोरिकल अमोर्टाइजेशन है और इस साल की अमोर्टाइजेशन है, इसका जो डिफरेंस है बस वो अमाउंट रीइंस्टेट नहीं होगी। ये 14 है और ये 10 है, तो बाकी 4 मिलियन रह गया। इसका मतलब 4 मिलियन रीइंस्टेट नहीं होगी, तो आप बाकी कितनी रीइंस्टेट हो सकती है? 8 मिलियन। ये वो अमाउंट मैंने सिर्फ प्रूफ दिया था कि कैसे आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो सबसे अहम चीज है कि इसको शो कहाँ करना है, एक्सट्रैक्ट कैसे मैं शो करूंगा। ये एक्सट्रैक्ट के लिए याद रखिएगा ये मेरा ईयर एंड है, क्योंकि मैं एक्सट्रैक्ट बनाता हूँ ईयर एंड पर। 3 ईयर एंड है, 31 दिसंबर 2017, 30 ये यहाँ पर ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस वन यहाँ तक आएगी 31 दिसंबर 2017 और उसके बाद 31 दिसंबर 2018 की अमाउंट ये आएगी और 19 की तो खैर एंड हो रहा है। ठीक है, अब कौन सी अमाउंट कहाँ शो करूंगा ये आपने नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको देखेंगे। इसकी मैं पिक्चर ले लें ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। हम अगली स्लाइड जब यूज करेंगे तो हम यहीं से देख लेंगे कि कितनी अमाउंट हमारी शो हो रही है। ये मैं पिक्चर ले रहा हूँ, आप भी ले सकते हैं। ओके, अब मैं न्यू स्लाइड में आता हूँ। जी न्यू स्लाइड में देखते हैं। ओके, अब इसमें मैं दो एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं। पहले मैं ले रहा हूं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। अब याद रखिएगा इस स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के दो पार्ट होते हैं, पहला प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। इसलिए उसको भी मैं दो हिस्सों में ट्रांसफर कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्कशन करेंगे, इसमें कौन कौन सी अमाउंट किस साल में आएगी। मैं इसी तरह ले रहा हूं 2017, देन 2018, 2019। वही टेबल आप सामने रखिएगा पिक्चर में। जब हमने स्टार्ट किया था तो उसकी कैरिंग अमाउंट कॉस्ट 70 मिलियन थी। पहले साल की अमोर्टाइजेशन आपने ली थी 14 मिलियन की। तो एक तो अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड होगी, मैं एक एक साल लूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो आ रहा है मेरे पास 14 मिलियन का, वो 14 मिलियन का मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड कर, अभी सिर्फ 17 की बात कर। ओके,
उसके बाद हमने टेबल में देखा कि कैरिंग अमाउंट निकल आई बिफोर रीवैल्यूएशन, उसके बाद इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हमने क्रेडिट किया था रीवैल्यूएशन सरप्लस को। थोड़ी सी स्पेस देकर मैं यहां लिख रहा हूं अदर कंप्रीहेंसिव इनकम की हेडिंग, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में हमारे पास आएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस, और ये इंक्रीज हो रहा है सरप्लस, और इंक्रीज हो रहा है बाय हाउ मच अमाउंट, 8 मिलियन से। तो 8 मिलियन में यहां पर प्लस में लिख दूंगा। ये मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का। अब यहां से मूव करते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, अब इसमें जो चीज शो होगी, लेकिन अब हम इंटेंजिबल एसेट कर रहे हैं तो पहली हेडिंग जो नॉन करंट एसेट में आएगी वो मेरी इंटेंजिबल एसेट्स है। और इंटेंजिबल एसेट्स में 2017 के एंड पर कैरिंग अमाउंट जो आ रही है, कैरिंग अमाउंट दैट इज 48 मिलियन। ठीक है जी, 48 मिलियन। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद 31 दिसंबर 2017 को, सॉरी 48 नहीं है, दैट इज, इसको मैं अरेज कर रहा हूं, आई थिंक 64, वो टेबल पे देखिएगा ये 64 मिलियन। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट की कैरिंग अमाउंट आएगी 64 में, जो एग्जैक्टली इक्वल होगी फेयर वैल्यू। उसके बाद इक्विटी के पोर्शन में, इक्विटी के पोर्शन में हमारे पास यहाँ रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, जो वर्डिंग हमने पढ़ी थी स्टैंडर्ड में, और स्टैंडर्ड की वर्डिंग के मुताबिक कि revaluation surplus shall be transferred to equity after showing it in other comprehensive income। तो लिहाजा यहां पर revaluation surplus आ जाएगा 8 मिलियन का। अच्छा, अब इन दोनों में जरा मैं फर्क बता दूं आपको, ये अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते रहते हैं, कंफ्यूजन रहती है। जो आपका यहां पर रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है वो फॉर द ईयर है, और यहां जो रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है वो एज एट है। अब यहाँ पहले साल इक्वल आएगा, क्यों? क्योंकि जितना पहले साल जनरेट हुआ है वही एंड ऑफ द ईयर बैलेंस रहेगा, लेकिन अगले सालों में आप देखेंगे कि ये बैलेंसेस चेंज होते रहेंगे, यहाँ कुछ और अमाउंट नजर आएगी, यहाँ कुछ और अमाउंट नजर आएगी। ये मैंने 2017 का एक्सट्रैक्ट आपके सामने बनाया। अब 18 में मूव करते हैं। टेबल में उसमें सबसे पहले हमने अमोर्टाइजेशन ली थी 16 मिलियन की। ओके डन, ये 16 मिलियन की अमोर्टाइजेशन आ गई। उसके बाद ये 48 मिलियन की कैरिंग वैल्यू रहेगी। फिर आपने ट्रांसफर किया रिटेन्ड अर्निंग को। जो रिटेन्ड अर्निंग को ट्रांसफर होता है वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में शो नहीं होता, वो डायरेक्टली ट्रांसफर होता है रिटेन्ड अर्निंग को थ्रू रिवैल्यूएशन सरप्लस। यानी इस मीन ये 8 मिलियन में से 2 मिलियन जो है यहाँ से कम होगा और 2 मिलियन ऐड हो जाएगा रिवैल्यू रिटेन्ड अर्निंग को, वो हम यहाँ शो नहीं करेंगे। उसके बाद वो डिक्रीज हो रही है साल वैल्यू, और डिक्रीज में 6 आप ट्रांसफर कर रहे हो रिवैल्यूएशन सरप्लस के लिए, यानी ये 6 मिलियन मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज होने के बाद 2018 में फर्दर जो आपका अमाउंट आ रही है वो 18 मिलियन का लॉस आप ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉफिट, 12 मिलियन का प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, जिसको हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन लॉस। और रीवैल्यूएशन लॉस हमारा 12 मिलियन का यहां पर आएगा। इसका 2017 से में कोई अमाउंट नहीं है। ठीक है, अब ईयर एंड पे वैल्यू लेते हैं। इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू इस साल के एंड पर आ रही है मेरे पास बुक में 30 मिलियन, और रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस जो है वो जीरो हो चुका है। अब ये जीरो को जरा कॉन्सेप्ट देखिएगा। देखिए पहले आपका 8 मिलियन था, यही बैलेंस आया, इसी बैलेंस में से 6 मिलियन कम हुआ, 2 मिलियन रह गया, और 2 मिलियन भी जो है वो भी ट्रांसफर हो चुका है रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो इसलिए अब आप देख सकते हो कि अमाउंट दोनों डिफर कर जाएंगे अगले सालों में।
अब 2019 में आएंगे तो 2019 में सबसे पहले आपने एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड की 10 मिलियन की, ये 10 मिलियन की एमोर्टाइजेशन हो गई। और इस साल में आपका वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कुछ रीइंस्टेट हो रहा है, तो उसको मैं अलग से शो कर रहा हूं, रीइंस्टेटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस, ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस। अब इस साल जो आप रीइंस्टेट कर रहे हो 2019 में, वो एक्चुअली 8 मिलियन का रीइंस्टेट कर रहे हैं जो हमने टेबल बनाई थी, ये इनकम के तौर पे शो होगा, लेकिन आप इसको रीइंस्टेटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस कहते हैं। और इस साल आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस भी एग्जिस्ट कर गया दोबारा से 12 मिलियन, ठीक है। और इनटेंजिबल की क्लोजिंग वैल्यू जो है वो फेयर वैल्यू पे इक्वल आ गई 40 मिलियन, और यहाँ पर 12 मिलियन आप लिखेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस में, और यहाँ पर रीवैल्यूएशन सरप्लस जो जनरेट हुआ है फॉर द ईयर वो 12 मिलियन है, ठीक है। ये फॉर द ईयर है और ये एज एट है, क्योंकि जब ये जीरो हो गया तो दोबारा जो जनरेट होगा वही मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा। सो ये एक्सट्रैक्ट जो है इसके अंदर कौन सी वैल्यू कैसे जानी है वो मैंने आपको इसी एग्जांपल में क्लियर कर दिया, ठीक है जी। अब इससे आगे हम स्लाइड्स में मूव करेंगे, फर्दर अगली स्लाइड्स में। यहां तक हम पहुंचे थे रिटेन अर्निंग के, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। ओके, अब यहां से कुछ रूल आपने बड़े केयरफुली देखने हैं। यूजफुल लाइफ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जो हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पढ़ चुके हैं, जो यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन यूजफुल लाइफ में वो लिखते हैं एंटिटी शैल असेस whether the useful life of intangible asset is finite or indefinite, finite or indefinite, ठीक है। if definite in length of or number of production or similar units constituting that useful life, an intangible asset shall be regarded by an entity as having an intangible useful life, indefinite useful life. When based on an analysis of all the relevant factors, there is no foreseeable limit to the period over which the asset is expected to generate net cash inflow for the entity. बड़ी ये लेंथी जरूर है लेकिन कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन जब यूजफुल लाइफ डिटरमिन करनी है इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ में दो चीजों का ख्याल रखना होता है। क्या इसकी यूजफुल लाइफ जो है वो डेफिनेट है, यानी वी कैन जज इट, और इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है जहां पर हम फ्यूचर इकोनॉमिक कैश फ्लोज या बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम एन एसेट बेस्ड ऑन सम assumption मेजर कर सकते हो, तो वी कैन से द यूजफुल लाइफ इज फिनाइट। वेयर एज अदरवाइज आपकी इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ कंसीडर होगी जब आपको फ्यूचर में देयर इज नो फोर्सिएबल लिमिट कि आपको कैश फ्लो जनरेट होगा। मिसाल के तौर पे when we are going to discuss goodwill definitely can be considered as an intangible asset if it is bought, ठीक है। we can say it is an intangible asset. Why? Because it gives us benefit for a future period, but how long it will provide us a benefit, it is very difficult to say because goodwill can generate a profit or benefit for a very long period of time, even that it can spoil the goodwill of the company by a single event occur in the future. तो इसका मतलब है कि ऐसी सूरत में जहां अनसर्टेनिटी आएगी वी विल ट्रीट हिम एज एन इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ। फर्दर याद रखिएगा कि जिनकी लाइफ को डिटरमिन किया जा सकता है वो एमोर्टाइज होंगे, जिनकी यूजफुल लाइफ को आप मेजर नहीं कर सकते जो इनडेफिनेट है, याद रखिएगा इट इज नॉट टू बी ऑन एमोर्टाइज। सो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि गुडविल उन इंटेंजिबल एसेट्स में से है जो एमोर्टाइज नहीं होगी। अच्छा, अब यूजफुल लाइफ में आगे चाहिए, ये पैराग्राफ बड़ा है, मैं इसमें पास पेपर में अभी पिछली 3 अटेम्प्ट पहले एक क्वेश्चन आया था, वो इस पैराग्राफ में से उसने यूजफुल लाइफ को यूज किया था, ठीक है। वो जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं दोबारा इसका रेफरेंस दूंगा। The useful life of an intangible asset that arises from contractual
or other legal rights shall not exceed a period of contractual or other legal rights, but may be shorter depending upon the period over which entity expects to use the asset. यहां रुकिएगा, एग्जाम्पल में आ रहा हूं मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आप कोई भी जिस वक्त कोई फॉर्मूला डेवलप करते हैं तो आप जिसको रिसर्च फॉर्मूला कहते हैं, उसके लिए इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक 5 इयर्स के लिए आपके पास मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, यानी नो अदर कंपेटिटर कैन कम इनटू द मार्केट। अगर हम देखें तो इसका जो बेनिफिट है वो हमें कितने सालों तक मिल रहा है, 5 इयर्स तक। यानी ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये कॉन्ट्रैक्चुअल 5 ईयर हमारा वो क्रिएट हो गया। अब ये इसका मतलब 5 इयर्स तक कोई और भी हमें compete नहीं कर सकेगा। मोनोपोली पावर जो है, मोनोपोली की पावर हमारे पास है, तो नेचुरली मुझे क्लियर है कि 5 इयर्स तक मुझे बेनिफिट जनरेट होगा। अच्छा ये भी याद रखिएगा, बेनिफिट सिर्फ 5 इयर्स के बाद नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो जाएगा तो प्रोडक्ट रहेगी और उसके बाद भी बेनिफिट जनरेट करेगी। लेकिन हम अगर कॉन्ट्रैक्ट 5 ईयर का है तो मैं 5 ईयर यूजफुल लाइफ डिटरमाइन करूंगा। लेकिन इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि यूजफुल लाइफ कैन बी लेस देन 5 ईयर, लेस देन 5 ईयर। अब वो कैसे है, उसकी एग्जांपल में भी चले जाते हैं। जैसे आप एक बुक कॉपीराइट लेते हैं किसी बुक का, एज ए पब्लिशर आप कॉपीराइट लेते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। इसका मतलब आपको 5 इयर्स के बाद बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बुक आई कैप से रिलेट करती है कि आई कैप आफ्टर 4 इयर्स जो है सिलेबस चेंज कर देगा, तो ये बुक का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट 5 इयर्स का वो है, लेकिन 4 ईयर के बाद चेंज आ जाएगी बुक में, तो ये बुक मेरे लिए फायदेमंद नहीं रहेगी, ये फ्यूचर बेनिफिट जनरेट नहीं करेगी। ऐसी सूरत हाल में मैं यूजफुल लाइफ 5 इयर्स नहीं लूंगा, आई विल टेक अ यूजफुल लाइफ एट 4 इयर्स। ये मेरी 4 इयर्स की यूजफुल लाइफ हो जाएगी। इस चीज को माइंड में रखिएगा, ये जो वर्डिंग लिखी है कि कॉन्ट्रैक्चुअल में शैल नॉट एक्सीड द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल और अदर राइट, यानी अगर मेरा यहाँ बेनिफिट 6 ईयर 7 ईयर भी हो तो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट 5 ईयर का, मैं 5 ईयर से ज्यादा नहीं जाऊंगा, यही मेरी यूजफुल लाइफ होगी, ये यूजफुल लाइफ नहीं होगी। बट मे बी शॉर्टर डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ओवर विच एंटिटी एक्सपेक्ट टू यूज द एसेट। ये मैंने एक्सप्लेन अभी आपको, इससे कम हो सकता है। सो इससे आगे मूव करें। इफ द कॉन्ट्रैक्चुअल or other legal rights are conveyed for a limited term that can be renewed, यानी 5 साल के बाद मैं उसको रिन्यू करवा सकता हूं। The useful life of intangible assets shall include the renewal period या periods only, ये बहुत जरूरी है, only if, ये कंडीशन जो आगे पढ़ रहा हूं, if there is an evidence to support renewal by entity without significant cost। यानी आज अगर मैं 5 साल के लिए कोई भी राइट लेता हूं, कोई भी राइट लेता हूं, चाहे कॉपी राइट है, पेटेंट राइट है, और उसमें ये कंडीशन है कि मैं इसको रिन्यू करवा सकता हूं। सो टुडे, आज ये एविडेंस मौजूद होना चाहिए कि एंटिटी इसको रिन्यू भी करवाएगी और इस पर जो है कोई सिग्निफिकेंट कॉस्ट नहीं होगी, रिन्यूअल की कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट होगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो स्टैंडर्ड ये हमें क्लैरिटी में कहता है कि जो फिर रिन्यूअल पीरियड है, जैसे फर्दर 2 ईयर के लिए रिन्यू हो रहा है, तो फिर ये रिन्यूअल पीरियड भी यूजफुल लाइफ में इंक्लूड हो जाएगा। अगेन इस लाइन को अंडरलाइन करूंगा, बहुत अहम है। If the contractual or other legal right are conveyed for a limited term that can be renewed, the useful life of intangible asset shall include the renewal period। वो उसको include करोगे कब? If there is evidence to support renewal by entity without significant cost। कि आज आपके पास ये एविडेंस है जो ये सपोर्ट कर रहा है कि एंटिटी इसको रिन्यू करवाएगी और वो भी विदाउट सिग्निफिकेंट कॉस्ट के, ठीक है। The useful life of reacquired right recognize an intangible asset in a business combination is remaining contractual period of the contract in which the right was granted and shall not include renewal periods। ये बहुत सिंपल है। अगर अब आपने कंपनी को एक्वायर किया है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, यानी आपने एक्वायर किया है बी कंपनी को
और बी कंपनी क्या एक ब्रांड है या एक राइट है जो उसने 6 इयर्स के लिए लिया हुआ था, कॉन्ट्रेक्चुअल 6 इयर्स के लिए राइट लिया हुआ था। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब अब हम इस राइट को जब रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी बुक में तो यूजफुल लाइफ रिमेनिंग होगी, रिमेनिंग लाइफ। अब वो कितनी होगी वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। सपोज 4 ईयर, तो मैं 4 ईयर लूंगा और इसके अंदर किसी किस्म का कोई रिन्यूअल पीरियड शामिल नहीं होगा। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर जब आप किसी इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर करोगे तो उसके रिन्यूअल पीरियड इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि रिन्यूअल पीरियड के लिए जो शर्त है वो है जिस दिन आपने इसको एक्वायर किया था ओरिजिनली। ठीक है, ये तो हम रिमेनिंग पीरियड पे इसको कर रहे हैं। तो ये जो मैंने पैराग्राफ आपके सामने पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हवाले से, ये क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद आइएगा अमोर्टाइजेशन पीरियड एंड मेथड। कि अमोर्टाइजेशन पीरियड क्या होगा और मेथड क्या होगा। सो द depreciable amount of intangible asset with a finite useful life shall be allocated on a systematic basis over its useful life। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। amortization shall begin when the asset is available for use। जिस दिन एसेट आपके पास अवेलेबल फॉर यूज होगा उस दिन आप amortization रिकॉर्ड करेंगे। That is when it is in the location and condition necessary it to be capable of operating in the manner intended by the management। ठीक है, यानी जिस दिन वो उस पोजीशन में आ जाए कि आप इसको यूज कर सकते हैं, उस पोजीशन में जहां मैनेजमेंट इंटेंड कर रही है। ये चीज आपने पढ़ी हुई है, कोई नई चीज नहीं है। नेक्स्ट आइएगा। अच्छा, अब amortization कब तक रहेगी। वो लिखते हैं जी स्टैंडर्ड के amortization shall cease at the earlier of the date when the asset is classified as held for sale in accordance with IFRS 5। ठीक है, यानी जिस दिन IFRS 5 होगा आप फॉलो करेगा ये एप्लीकेबल हो जाएगा। IFRS 5 क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें सिंपल ये होता है कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, यानी मीन जितने भी एसेट है वो हेल्ड फॉर सेल हो गए। जब आपने किसी भी ऑपरेशंस को या किसी एसेट को हेल्ड फॉर सेल कर दिया, अब वो हमारा इनटेंजिबल एसेट नहीं रहेगा। जब इनटेंजिबल नहीं रहेगा तो amortization आप नहीं करोगे। और द डेट that the asset is de-recognized, या वो डेट जिस दिन एसेट आप डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, एसेट आपका डी रिकॉग्नाइज हो रहा है, इनमें से जोन सी भी डेट आएगी उसको आप लोगे जो अर्लियर आएगी। amortization method used shall reflect the pattern in which the asset future economic benefits are expected to consumed by the entity if that pattern cannot be determined reliably। ये बहुत जरूरी है कि amortization method जो है वो उस पे पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता हो कि फ्यूचर में ये कितना बेनिफिट जनरेट करके देगा। और अगर वो कह रहा है कि पैटर्न डिटरमिन नहीं किया जा सकता देन वी विल यूज द स्ट्रेट लाइन मेथड। कि याद रखिएगा इसमें मेथड एक ही होता है एंड और इसमें amortization इज बेस्ड ऑन फ्यूचर बेनिफिट्स। जितना बेनिफिट फ्यूचर में आ रहा है उतनी ही आप amortization रिकॉर्ड करोगे। जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स हैं उसकी बेस पर आप amortization रिकॉर्ड करोगे। लेकिन स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि अगर ये रिलायबली मेजर नहीं हो सकते उस सूरत में आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे एट the pattern cannot be determined reliably the straight line method shall be used। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड आप यूज करोगे। ठीक है, so amortization charge for each period shall be recognized in profit or loss unless this or another standard permits or required to be included in carrying amount of another asset जैसे IAS 23। ठीक है, यानी amortization नॉर्मली तो आप चार्ज करते हो प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन अगर ये कोई और स्टैंडर्ड अलाउ कर रहा है कि इसकी कॉस्ट में ऐड करना है तो बिल्कुल आप इसको ऐड करोगे। उसके बाद नेक्स्ट रेजिडुअल वैल्यू। देखिए जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनकी रेजिडुअल वैल्यू को तो डिटरमिन किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली इनटेंजिबल एसेट ऐसे होते हैं जिसकी रेजिडुअल वैल्यू को प्रॉपर्ली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें पैरा 100 में वो क्लियरली लिखता है रेजिडुअल वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट with a finite useful life shall be assumed to be zero। ये याद रखना है कि जो आपकी जो ऐसे एसेट जिनकी यूजफुल लाइफ डिटरमिन हो सकती है उसकी आप रेजिडुअल वैल्यू जीरो लोगे।
लेकिन अनलेस का वर्ड भी है, वो भी देख लेते हैं। अनलेस there is a commitment by a third party to purchase the asset at the end of useful life, ठीक है। मसलन अगर मैंने कोई राइट लिया है 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद मुझे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है, कमिटमेंट हो चुकी होती है थर्ड पार्टी से कि जी मैं आपसे ये राइट इतने में बाय कर लूंगा, तो उस सूरत में आप रेजिडुअल वैल्यू उस उतनी अमाउंट की लोगे जो कमिटमेंट हो चुकी है, ठीक है। और नंबर टू, देयर इज एन एक्टिव मार्केट एज डिफाइंड इन IFRS 13 फॉर द एसेट। और या दूसरी सूरत है कि उसकी जो है एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस इंटेंजिबल एसेट की। Residual value can be determined by reference to that market, and it is probable that such a market will exist at the end of asset useful life. यानी सिर्फ यही नहीं कि आज एक्टिव मार्केट होनी चाहिए, बल्कि 5 साल के बाद it is probable that active market shall remain, ठीक है, shall exist, यानी 5 साल के बाद भी ये एग्जिस्ट करेगी और इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होनी चाहिए। प्रोबेबल का वर्ड हम पहले कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेटर देन 50%। अब चेंज इन अमोर्टाइजेशन पीरियड और मेथड रिव्यू करना, ठीक है। अमोर्टाइजेशन पीरियड, amortization method for an intangible asset with a finite useful life shall be reviewed at least each financial year and at least each financial year end। हर साल के एंड पे जाकर आप दो चीजों को रिव्यू करोगे, एक amortization method को और दूसरा यूजफुल लाइफ को। उसके बाद वो लिख रहा है, if the expected useful life of asset is different from the previous estimates, the amortization period shall be changed accordingly। अगर expected useful life previous estimate से differ हो गई है, तो obviously फिर आप उसको उसी मुताबिक जो है वो चेंज करोगे, यानी in very simple words new estimate के मुताबिक रिकॉर्ड करोगे। If there has been a change in expected pattern of consumption of future economic benefit embodied in the asset, the amortization method shall be changed to reflect the change pattern। यानी अगर आपका फ्यूचर बेनिफिट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके अंदर सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है, तो आप अपने मेथड्स में भी वो चेंज लाओगे। सच चेंजेस शैल बी अकाउंटेड फॉर एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इन अकॉर्डेंस विद IAS 8। यानी ये पर्सपेक्टिव नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव अप्लाई होगा, सॉरी, ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं होगा। यानी जिस डेट में जिस ईयर में चेंज आ रही है उस ईयर में आप अमोर्टाइजेशन जो रिकॉर्ड करोगे वो अमोर्टाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन न्यू एस्टिमेट। अब ओल्ड एस्टिमेट अप्लाई नहीं होगा, बल्कि आप न्यू एस्टिमेट पर अमोर्टाइजेशन को रिकॉग्नाइज करोगे। अच्छा, अब आ जाएंगे इनटेंजिबल एसेट, उनकी डिस्कशन करते हैं जिनकी लाइफ इनडेफिनिट है। इसकी को रिव्यू करने का रूल, एन इनटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनिट लाइफ शैल नॉट बी अमोर्टाइज। ये तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ उनको अमोर्टाइज करेंगे जिनकी यूजफुल लाइफ को हम डिटरमिन कर सकते हैं। The useful life of an intangible asset that is not being amortized, जिसको हम amortize नहीं कर रहे, shall be reviewed each period to determine whether event or circumstances continue to support an indefinite useful life। क्या वो जो evidence और events जो हमारे पास circumstances जिनकी बेस पर आपने ये डिसाइड किया था कि इसकी यूजफुल लाइफ को डिटरमिन नहीं किया जा सकता, तो क्या वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं? If they do not, the change in the useful life assessment from indefinite to finite shall be accounted for as a change in accounting estimate। अब आप उसको बकायदा इन सिंपल वर्ड्स amortize करोगे। यानी पहले आप इसलिए amortize नहीं कर रहे थे कि इसकी यूजफुल लाइफ को आप डिटरमिन नहीं कर पा रहे थे, तो इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ की डेफिनेशन में वो फॉलो किया हमने और रूल के मुताबिक उसकी कोई अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड नहीं हुई। लेकिन जैसे ही आपने असेस किया हर साल के एंड पे, अब उसकी लाइफ जो है इनडेफिनेट नहीं रही, तो अब जब चूंकि लाइफ डिटरमिन हो सकती है, तो अब मुझे बिल्कुल अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करनी चाहिए, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद 8 यानी मीन
प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट। प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है करंट ईयर, यानी फ्रॉम करंट ईयर हम इसको न्यू एस्टिमेट में के मुताबिक लेकर जाएंगे और न्यू ईयर में हम एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करें। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल, पैरा 112 और 113 कि एसेट कब रिटायर होगा और डिस्पोजल का क्या ट्रीटमेंट। ये सिमिलर वही है जो IAS 16 में आपने पढ़ा है। इंटेंजिबल एसेट शैल बी डी रिकॉग्नाइज्ड। नंबर ए ऑन डिस्पोजल, यानी जब अगर आप कोई इंटेंजिबल एसेट सेल कर देते हैं तो तब भी डी रिकॉग्नाइज होगा। और नंबर टू, when no future economic benefits are expected from its use or disposal, या जब आप ये समझते हो कि आप इसका कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं रहा, जैसे अक्सर टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाती है तो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है, तो उसका फ्यूचर बेनिफिट नहीं रहते, तो इसका मतलब इंटेंजिबल शुड बी डी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, द गेन or loss arising from derecognition of intangible asset shall be determined as the difference between the net disposal proceeds if any and the carrying amount of asset। बिल्कुल वही कि आपका वो इस वक्त carrying amount कितनी है और आपने इसको कितने में सेल किया है, उसका जो डिफरेंस होगा वो गेन और लॉस होगा। यानी मीन अगर उसकी कैरिंग अमाउंट जो है वो 4 मिलियन है और मैंने उसको 5 मिलियन में सेल किया है तो 1 मिलियन चूंकि मुझे ज्यादा मिल रहा है, दैट इज अ गेन। और अगर 4 मिलियन की कैरिंग अमाउंट है, मैं इसको 3 मिलियन सेल कर रहा हूँ तो 1 मिलियन लॉस। ठीक है, इस लॉस को या गेन को आप प्रॉफिट और लॉस में लेके जाएंगे। इट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस व्हेन द एसेट इज डी रिकॉग्नाइज्ड। Gains shall not be classified as revenue is the most important word। यहाँ रेवेन्यू का मतलब ये है कि वो रेवेन्यू जो IFRS 15 के थ्रू आप लेके आते हैं, यानी ये आपका जो प्रॉफिट आ रहा है या गेन आ रहा है ये आपका ऑपरेटिंग नेचर का नहीं। ठीक है, तो इसको अदर इनकम के तौर पर आप शो करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाकर इसको एक्सपेंसेस के लिए सेट ऑफ कर देते हैं, लेकिन आप इसको सेल्स या रेवेन्यू के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अब आ जाए लास्ट में डिस्क्लोजर। ठीक है जी, जनरल डिस्क्लोजर। अब इसमें कुछ चीजें डिस्क्लोज करना जरूरी होती है, मैंने इसमें वो ली हैं जो हमने शो करनी है, लेकिन एक दो चीजें ऐसी आएंगी जो हमारे स्टैंडर्ड्स में नहीं है, हमारे सिलेबस में पूरी नहीं है, तो वो सिर्फ डिस्कशन की हद तक है। एंटिटी शेल डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर ईच क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अगर मेरे पास 3 टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट है, मैं तीनों को अलग अलग डिस्क्लोजर दूंगा और इसमें भी डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इंटरनली जनरेटेड एंड अदर इंटेंजिबल, यानी इसमें कौन से ऐसे हैं जो मैंने इंटरनली जनरेटेड है और कौन से ऐसे हैं जो मैंने एक्वायर किए अदर। नंबर ए, whether the useful lives are indefinite or finite and if finite the useful life or the amortization rates used। आपने पहले तो ये बताना है कि यूजफुल लाइफ डेफिनेट है इंडेफिनेट है, और अगर डेफिनेट है तो फिर यूजफुल लाइफ और amortization मेथड क्या यूज कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना डिस्क्लोजर में जरूरी है। ये IAS 16 में भी आप करते थे। amortization method used for intangible asset with finite useful life, जिनकी लाइफ आप डिटरमिन कर सकते हो, उस पर amortization मेथड क्या यूज कर रहे हो उसको भी डिस्क्लोज करेंगे। Gross carrying amount any accumulated amortization aggregated with accumulated impairment losses at the beginning end of the period। यानी साल के शुरू में कैरिंग अमाउंट कितनी थी, accumulated depreciation कितनी थी, और साल के एंड पे ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी है, और साल के एंड पे क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितनी है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्केड्यूल है जो IAS 16 में हमने पढ़ा था, सिर्फ वहां पर अमोर्टाइजेशन का वर्ड ऐड करेंगे। द लाइंस आइटम ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम इन विच एनी अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट इज इंक्लूड, उसमें आपने स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में एक लाइन आइटम ऐड करनी है जिसमें अमोर्टाइजेशन इंक्लूड है, उसके यानी डिस्क्लोजर में ले जा सकते हैं। मसलन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में अगर आपने ऐड किया तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नोट में जाकर आप इसको ऐड कर देंगे। ठीक है,
नंबर ई, a reconciliation of the carrying amount at beginning and end of the period. अभी हमने ये पढ़ा था कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट मुझे चाहिए, ओपनिंग कितनी है, क्लोजिंग कितनी है, और हमें एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन चाहिए, ओपनिंग कितनी है और क्लोजिंग कितनी है। अब ई में वो ये लिखा है इसकी रिकंसिलिएशन करनी है, यानी साल के अंदर जो आपने ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज निकाली है उसके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो किस वजह से आ रही हैं, उसको आप क्लियरली इंडिकेट करोगे। एडिशंस इंडिकेटिंग सेपरेटली दोज फ्रॉम इंटरनली डेवलपमेंट, those acquired separately and those acquired through business combination। याद रखिएगा, आप जो भी आप नया एसेट आप एक्वायर करते हैं वो तीन चीजों से, एक तो इंटेंजिबल एसेट खुद जनरेट कर रहे हैं यानी इंटरनली जनरेटिव, जैसे सॉफ्टवेयर आप खुद बना रहे हैं। नंबर टू, अगर आप किसी किस्म का कोई इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कर रहे हैं मार्केट से, और नंबर थ्री बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू आया। तीनों को अलग अलग यहाँ एडिशन में आपने शो करना है। Number two, asset classified as held for sale or included in disposal group classified as held for sale in accordance with IFRS 5 and other disposal। यानी मेन के जो आपका IFRS 5 के थ्रू या अदर डिस्पोजल हो रही हैं वो भी आप शो करोगे। जैसे हम लिखते हैं ना डिस्पोजल, तो डिस्पोजल में आप जरा लिख देंगे IFRS 5 के थ्रू कितनी है और अदर डिस्पोजल कितनी है। Increase or decrease during the period resulting from revaluation under paragraph 75, 85, 86 and from impairment losses recognized or reversed in the other comprehensive income in accordance with IAS 36। जो किसी किस्म का कोई इंक्रीज हो रहा है आपकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में या डिक्रीज हो रहा है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट में थ्रू रीवैल्यूएशन, वो भी आप शो करोगे। अगर किसी किस्म का कोई इंपेयरमेंट लॉस आपने रिकॉग्नाइज की है या कोई इंपेयरमेंट लॉस आपने ड्यूरिंग द ईयर रिवर्स किया, जो अभी मैंने एग्जांपल में भी करके दिखाया, वो जो रीइंस्टेटमेंट है, तो उसको भी आप डिस्क्लोजर में शो करोगे। नंबर फोर, इंपेयरमेंट लॉसेस रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द पीरियड इन अकॉर्डेंस विद IAS 36। ये प्रॉफिट एंड लॉस में जिस हेड में गया उस हेड में आप जाकर डिस्क्लोज करोगे कि कितना इंपेयरमेंट लॉस इंक्लूड है। Number five, impairment loss reverts in profit and loss for the period in accordance with IAS 36। ये impairment loss जो आपने रिवर्स किया प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको भी आप बताओगे कि कितनी अमाउंट आपने रिवर्स की है। नंबर सिक्स, एनी अमोर्टाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, कितनी अमोर्टाइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड आपने रिकॉर्ड की है, इसको भी शो करेंगे। And then net exchange differences arising on translation of our financial statements into presentation currency and on the translation of a foreign operation into the presentation currency of entity। ये याद रखिएगा, ये हमें यूज नहीं होगी। वजह यह है कि हमारा IAS 21 सिलेबस में जरूर है लेकिन बेसिक लेवल पर है, ये ट्रांसलेशन वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये यूज नहीं होगा। ठीक है। एंड नंबर लास्ट, अदर चेंजेस इन द कैरिंग अमाउंट ड्यूरिंग द पीरियड, या अगर कोई और चेंजेस कैरिंग अमाउंट में आई हैं उसको भी आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। ठीक है जी, तो ये सारा आपका IAS 38 का सारा डिस्क्लोजर था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब बुक से भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा वो भी हम करेंगे। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करनी पड़ेगी इंटेंजिबल एसेट की, ये मुश्किल नहीं है। लेकिन इससे पहले अब नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं इसका डिस्क्लोजर बना के दिखाऊंगा कि ये जो अभी डिस्क्लोजर बनाया कि इसको बनाना कैसे है, प्रॉपर्ली किस तरीके से बनाना है, ये ताकि ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पढ़ी है 1 से लेकर और 6 तक ABCDE, ये सारी की सारी उसमें कवर हो जाए, इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो इसको ये स्लाइड तो मेरा ख्याल ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आपके ग्रुप में। ठीक है, तो फिर भी अगर नहीं हुआ तो मैं इसको आपको भी कर दूंगा दोबारा से, मैं चेक कर लूंगा, अगर नहीं हुई तो इसको एक दफा रीड कर लें और इसमें से जो चीज नहीं आपको अंडरस्टैंड हो रही आप उसके मुताबिक मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं कि जी ये चीज हमें समझ नहीं है, इस पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम्पल उसको आपको क्लियर कर दूं, यानी एग्जाम्पल बनाकर आपको क्लियर कर दूंगा किस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक है जी, तो अब ये मेरे पास लेस देन 1 मिनट रह गया, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अभी कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जिसका नाम ना आ रहा हो?
प्लीज अपने जो डिवाइसेस है ना उनको अपने नेम पे कर लीजिएगा, क्योंकि अटेंडेंस लगानी होती है। और फिर इससे ये जज हो सकता है हमें कि कोई पर्सन आउटसाइडर तो नहीं है, या अपना स्पेसिफाई कर दें मैम आरफा को कि जी मेरा इस नाम से जो है ये मेरा है। आप उनको टेक्स्ट कर दें उनका बेशक पर्सनल पे, ताकि फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट बीच में ना हो जो कि एनरोल्ड नहीं है। ठीक है, इसका आपने खास ख्याल ख्याल करना है। थैंक यू सो मच।